देखो, तो रेवेन्यू क्या होता है, ये टोटल अमाउंट होता है जो कि एक फर्म रिसीव करता है बाय एक्सचेंज ऑफ इट्स गुड्स और सर्विसेज, इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, अमाउंट रिसीव बाय ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट। ठीक है, कोई भी तुमने क्वांटिटी मार्केट में सेल करी और उससे जो भी अमाउंट तुम्हें प्राप्त हुआ, तुम्हें गुड्स और सर्विसेज के बदले में जो भी अमाउंट मिला, वो होता है हमारा क्या, रेवेन्यू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस। रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है किससे, सेल्स लेवल से। कई बार क्या मतलब जनरली ऐसा क्या होता है, जब हम अपनी सेल्स लेवल बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है ना। अब देखो, प्रॉफिट और रेवेन्यू अलग अलग चीज़ है, क्योंकि प्रॉफिट वो होता है जो कि रेवेन्यू से हम जब कॉस्ट माइनस करते हैं। देखो, जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई 10 रुपए की, ठीक, तो वो मुझे चलो मैंने कोई चीज़ बनाई 7 रुपए की, तो वो 7 रुपए की मेरी कॉस्ट है कि उसमें मेरी लागत कितनी लगी, मैंने लैंड लेबर कॉस्ट ये सब निकाले, और मैंने देखा कि एक लेस का पैकेट मेरे को 7 रुपए का पड़ रहा है, तो मैंने उसको 10 रुपए में बेच दिया, है ना। तो ऐसे मैंने 10 रुपए में बेचा, चलो एक ही पैकेट माना बेचा, तो वो हो गई मेरी रेवेन्यू, 10 रुपए आए मेरे पास। तो इसमें से प्रॉफिट क्या है, मेरे कॉस्ट, मेरे रेवेन्यू में से जब मैंने कॉस्ट निकाल ली, 10 में से 7 निकाल लिए, तो ये जो 3 रुपए है ना, ये मुझे प्रॉफिट के तौर पे मिले हैं। आई होप यू गेट इट। अब देखते हैं टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू होता है टोटल इनकम जो कि फर्म रिसीव करती है बाय सेलिंग ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इन मार्केट। गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी लिखना मत भूलना, ठीक। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप प्रीवियस एग्जांपल ले लो, जैसे 10 रुपए का मैंने लेस बेचा और मैंने ऐसे ही कितने 10 लेस बेच दिए, ठीक। तो क्वांटिटी कितनी है 10, है ना, और प्राइस कितना है 10, तो मैंने जब इनका इनटू किया तो आया 100। तो ये जो 100 है, ये मेरे टोटल रेवेन्यू है, टोटल रिसीट है कि मुझे कितना टोटल मिलना है, ठीक। अब एवरेज रेवेन्यू देखो, एवरेज रेवेन्यू रिफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग। अब देखो, जैसे टोटल रेवेन्यू यहाँ कितने का था, 100 रुपीज़ का था, ठीक। लेकिन अब मैंने सेल कितनी करी, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो मेरा क्या आ गया, एवरेज रेवेन्यू। और मैं एक बात बता दूं, जो एवरेज रेवेन्यू है ना, वही हमारा प्राइस होता है। कैसे, ये आगे वाली इक्वेशन में आप देखो। तो देखो, टोटल रेवेन्यू बराबर कितना होता है हमारा, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक। और एवरेज रेवेन्यू बराबर क्या होता है हमारा, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर हम लिखें और टोटल रेवेन्यू की जगह क्वांटिटी इनटू प्राइस लिखें, तो क्या आएगा, ए आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू की जगह क्यू इंटू पी लिख सकते हैं, क्यू इंटू पी, क्वांटिटी इंटू प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल हो गया, तो ए आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पी। मतलब जो ए आर है, एवरेज रेवेन्यू, वही प्राइस है। आपको ये एग्जांपल देखो, जैसे मैंने चेयर बेची, चेयर है ना, चेयर बेची, वो चेयर मैंने मान लो 150 की कॉस्ट आई और 160 बेची, तो 160 में 10 रुपए का क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। तो 160 की कितनी चेयर बेची मैंने, 20 चेयर बेची, ठीक। तो अब ये 160 क्वांटिटी हो गई, सॉरी 160 कितना हो गया, प्राइस हो गया, और 20 क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। तो मैं टोटल रेवेन्यू अगर निकालूंगी अपना, तो ये कितना निकलेगा, 320। ये हो गया क्या, टोटल रेवेन्यू। अगर अब मैं एवरेज रेवेन्यू निकालती हूँ, तो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू कितना है, 320, क्वांटिटी कितनी है, 20। ये शायद, यस सॉरी, ये 3200 आएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 160। तो ये आ गया एवरेज रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ये होता है एडिशनल। जब भी हम मार्जिनल पढ़ते हैं तो हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि हम एडिशनल पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का, है ना। तो मार्जिनल क्या होता है, रेवेन्यू जनरेटेड बाय an additional unit of output, ठीक है। it is the additional revenue generated from the sale of an additional unit of output. it is change in total revenue, है ना, कि preceding वाले से अगले वाले में चेंज क्या आया है। जैसे अभी हमने देखा था 160 रुपए की 20 चेयर बेची थी हमने, है ना, तो कितना रेवेन्यू था हमारा, 3200। अब हमने मान लो एक चेयर और बेच दी, तो वो हमारा कितना होगा, 3360। तो हमारा एडिशनल रेवेन्यू क्या होएगा, ओ मार्जिनल रेवेन्यू क्या होएगा, 160 ही होएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्राइस कांस्टेंट है। अभी हम देखेंगे रिलेशनशिप, उसमें आपको ये वाला एग्जांपल और अच्छे से समझ में आ जाएगा,
ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी। जैसे एक चेयर रखी थी तो नीचे आ जाएगा एक, और चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना आया? ऊपर 160, है ना। तो मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल होता है, आप मान लें। ठीक, अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। अब देखो, रिलेशनशिप जब हम पढ़ते हैं ना बेटा, रिलेशनशिप है ना बिटवीन किसकी? AR और MR की, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखो हम दो अप्रोचेस से पढ़ते हैं। ठीक, एक जब प्राइस रहे कांस्टेंट प्राइस, और एक तब जब प्राइस हो फ्लक्चुएटिंग प्राइस हो, है ना, फॉल या फिर राइज हो प्राइस के उसमें। प्राइस किसका? कमोडिटी का, याद रखना। ठीक, एक क्या लिख सकते हैं हम? फॉल एंड राइज इन प्राइस। ठीक, तो जब ये होता है ना, जब प्राइस कंस्टेंट की जब वो आती बात, तो हम बात करते हैं कौन से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। तो उनको जो भी क्वांटिटी सेल करनी कमोडिटी की, है ना, चाहे आप 20 करो, चाहे 100 करो, चाहे 1 करो, उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइस पर सेल करनी पड़ती है। बिकॉज इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, है ना। तो जो एक इंडस्ट्रियल प्राइस चल रहा है एक इंडस्ट्री में कि भाई एक टायर कितना आएगा? 100 रुपए का, तो पूरी ऑटोमोबाइल की जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म आती है वो 100 रुपए का ही बेचेंगे, अपने हिसाब से प्राइस उधर इधर नहीं करेंगे। वहीं अगर हम इम्परफेक्ट फॉल और राइज की बात करें प्राइस में, तो ये होती है इम्परफेक्ट मार्केट में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक, इसमें क्या करते हैं फर्म्स? अपने हिसाब से प्राइस को बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, अपनी प्राइसिंग पॉलिसी के अनुसार या अपनी सेल्स के अनुसार, है ना। वो कई सारे डिटरमिनेंट्स होते हैं, वो हम सप्लाई चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा ना, मान लो यहाँ मैं क्वांटिटी ले रही हूँ, यहाँ मैं प्राइस ले रही हूँ, AR और यहाँ MR और यहाँ TR, क्योंकि हमें MR निकालने के लिए AR निकालने के लिए TR निकालना पड़ेगा। तो मैं क्वांटिटी ले रही हूँ, मान लो 1 2 3 4 5। ठीक, प्राइस में ले रही हूँ 10 10, क्योंकि हम पहले पढ़ रहे हैं व्हेन प्राइस रिमेंस कांस्टेंट। ठीक, और प्राइस और AR सेम होता है, हमें पता है ना। अगर आपको मेरी बात नहीं माननी तो अभी आप देख लोगे, समझ में आ जाएगा आपको। 10 की एक चीज बिकी तो टोटल रेवेन्यू 10, 10 की दो चीज बिकी तो 20 30 40 और 50। अब देखो AR कैसे आता है? TR बाय क्वांटिटी। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, 30 बाय 3 इज 10, 40 बाय 4 इज 10 एंड 50 बाय 5 इज 10। तो आप देख रहे हो यहाँ प्राइस और AR सेम आया है। अब MR कैसे निकालते हैं? यहाँ तो 10 ही रहेगा। अब यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया? 10 का। यहाँ से यहाँ 30 माइनस 20 10 का, 30 माइनस 40 माइनस 30 10 का, और 50 माइनस 40 10 का। तो आप देखोगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होगा बेटा? प्राइस AR और MR सब बराबर रहेंगे। ठीक है, सब बराबर रहेंगे। अब इस एग्जाम्पल में 10 था तो 10 ही 10 है सब में, है ना। अब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, फिर हम दोनों के ग्राफ्स देखेंगे। नहीं तो आप पहले इसका ग्राफ ही देख लीजिए। अब यहाँ सीधी लाइन नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ठीक, यहाँ मान लीजिए अपन लोग कितने का ले लें? 50 तक की जाए तो अपन लोग 10 का ले लेते हैं सीधे। ठीक, 10 20 30 40 और 50। ठीक, और यहाँ क्वांटिटी 1 2 3 4 5। अब देखो टोटल रेवेन्यू कैसे कैसे बढ़ रहा है? 10 20 30 40 50। तो यहाँ पे ये यहाँ रहा होगा, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो ये आप देखोगे कि ये कैसा है? कांस्टेंट है कि नहीं है? टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है भाई। ठीक, और वहीं अगर आप AR और MR को देखोगे तो वो 10 10 है। तो इस वाले सिचुएशन में क्या होता है कि ये TR है, ये AR MR है, AR या MR। तो आप देख रहे हो कि AR MR एक ही उसमें आ गए हैं और TR इसमें आया है ऐसे। अब हम पढ़ते हैं किसमें? इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि सेल जैसे जैसे बढ़ती है प्राइस वैसे वैसे कम होता है। तो मान लो आप क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7, प्राइस आप मान लो 10 9 8 7 6 5 4। अब AR तो भाई सेम लिखेगा, तो मैं प्राइस या AR ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, अब तक कि आपको समझ में आ गया होगा। TR कैसे निकालेंगे? 10 फिर 9 2 18 फिर 24, है ना, 28 30 30 और 28। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? पहले में तो 10 रहेगा भाई, है ना। सेकंड वाले में 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 0 चेंज आया देखो इसमें, और इसमें -2 का चेंज आ गया। तो आप देख रहे हो कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जब हमारा TR है, ये जब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो क्या होता है कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कम होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, है ना। यहाँ पे कितना गया है? 30 तक ही गया है मैक्सिमम, तो मैं 5 5 का ले लेती हूँ। 5 2 2 का लेते हैं, शायद 2 2 में नहीं बन पाएगा। 2 4 6 8 10 12 3 3 का ले लेते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। ठीक, अब टोटल रेवेन्यू देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब टोटल रेवेन्यू 1 में कितना था आप देखो? 10, है ना। तो 1 में यहाँ करीब आएगा, फिर 18 तो 18 ये यहाँ है, फिर 24 24 ये यहाँ है, फिर 28 28 यहाँ आएगा, फिर 30 30 यहाँ आएगा, फिर 28। तो देखो आपकी टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसे बनेगा? कुछ इस तरह। ठीक, कुछ इस तरह बनेगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू भी पहले 10 रहेगा, फिर 8 होएगा, ठीक, फिर 6 होएगा, फिर 4 फिर 2 फिर 0 और फिर -2। ये देखो ये क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू, और ये टोटल रेवेन्यू है। अब AR अगर हम देखें तो AR भी कैसा है? AR भी पहले 10 है, सॉरी मैंने ये हाँ ठीक है ना। AR देखो AR आपका जाएगा तो ऐसे ही, क्योंकि ये बहुत कुछ सेम सेम चल रहा है, ये भी गिर रहा है ये भी गिर रहा है, लेकिन आप AR कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, बाकी आप ये कर्व देख सकते हो जब प्राइस हो गया फॉलिंग या राइजिंग। जब आप प्राइस कांस्टेंट वाला लिखोगे ना तो आपको कैसे लिखना है? पहले आपको ये शेड्यूल बनाना है, फिर आपको ये ग्राफ बना देना है। तो फिर आप लिखना प्राइस रिमेन्स सम सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड इज इक्वल टू MR। ठीक है, ये हमने देख चुका है कि प्राइस सारे लेवल्स ऑफ आउटपुट में क्या है? सेम है और MR के बराबर है। अब परफेक्ट कंपटीशन में होता है भाई ये कि प्राइस कांस्टेंट रहता है ना। नो फर्म इन
इज इन ए पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, ये हम मार्केट स्ट्रक्चर में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ओनली एट द सेम प्राइस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यही होता है ना। तो रिजल्ट क्या होता है, रेवेन्यू जो ईच एडिशनल यूनिट को सेल करके जनरेट होता है, एमआर, वो एआर के ही बराबर होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस सेम है ना। मान लो मैं 5 रुपए के सेम बेच रही हूँ कुरकुरे, मैंने एक बेचा तो मुझे 5 आए, दूसरा बेचा तो मैंने 10 आए, तीसरा बेचा 15 आए, तो यहाँ 5 से ही तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि प्राइस अगर मैं बढ़ाती कि चलो एक में 6 का बेचती, एक में 7 का बेचती, तो मेरा प्राइस में चेंज आता। लेकिन यहाँ मैं प्राइस सेम बेच रही हूँ भाई, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि इससे ज़्यादा प्राइस आ जाए, है ना, क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। ठीक, तो अब एआर और एमआर कर्व क्या होते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं और पैरेलल टू एक्स एक्सिस रह जाते हैं, है ना। और ये परफेक्टली इलास्टिक होता है डिमांड कर्व। ठीक, अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन एआर और एमआर देखते हैं। जब एआर राइज करता है, मतलब जब हम प्राइस को इनकंसिस्टेंट रखते हैं, प्राइस को बढ़ाते चढ़ाते हैं, और एआर जब बढ़ता है ना, तो एमआर एआर से ज़्यादा बढ़ता है। कभी भी आप ध्यान रखना, जब एआर बढ़ेगा तो एमआर उससे ज़्यादा बढ़ेगा, एआर घटेगा तो एमआर उससे ज़्यादा घटेगा। आप मान लो एआर बड़ा भाई है और एमआर छोटा भाई है ना, तो एमआर क्या करता है, छोटा भाई बड़े भाई को देख के कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम में पहुंच जाता है। जब एआर बड़ा भाई ज़्यादा अच्छा करता है तो छोटा भाई उससे भी ज़्यादा अच्छा करता है, और जब एआर बड़ा भाई जब बुरा करता है तो एमआर उससे भी बुरा करता है। ठीक, तो आप जब कर्व बनाएंगे तो ध्यान रखना कि एमआर को थोड़ा सा स्ट्रेट ले आना और एआर को थोड़ा सा स्टीपर बना देना। ठीक है, अब जब एआर कांस्टेंट रहता है तो एमआर भी कांस्टेंट रहता है, आपने देखा है ये। और ये कब होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता है, और वो कब होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है ना। और एआर जब गिरता है तो एमआर उससे भी ज़्यादा गिरता है, ये भी किस में होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है। ठीक है, जब, और देखो एआर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, मतलब एआर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एमआर नेगेटिव हो सकता है ना। देखो जैसे मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो सकता है, नेगेटिव होता है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि जब हम ज़्यादा करते जा रहे थे सेल, है ना, और अपनी प्राइस को बढ़ाते जा रहे थे, तो एमआर क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था कि नहीं। और एआर कैसे नेगेटिव हो सकता है बताओ, एआर ज़ीरो तो हो सकता है कि भाई कोई आया और तुमने उसको दुकान में फ्री का सामान दे दिया, लेकिन क्या तुम सामान भी दोगे और उसको पैसे भी दे दोगे क्या, है ना, प्राइस भी दे दोगे कि धन्य हो आपने मेरा सामान खरीद लिया, अब लीजिए आपने कुरकुरे लिए, ये तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ और अब 5 रुपए भी रख लो, ऐसा तो नहीं होएगा। तो एआर कभी भी क्या नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। ठीक, और जब प्राइस जब गिरता है ना आउटपुट की ज़्यादा होने के साथ, तो देखो एआर और एमआर में क्या रिलेशन बनता है। तो देखो जब भाई कोई जब फर्म चाहेगी कि मैं अपना प्राइस गिरा के अपनी जो यूनिट सेल कर रहे हूँ, है ना, वो बढ़ाते जाऊं, तो क्या होएगा, उसका टोटल रेवेन्यू तो चढ़ो बढ़ेगा विद इन डिमिनिशिंग रेट, है ना। उसका टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ेगा, ठीक, फिर कांस्टेंट होएगा और फिर उसके बाद गिरने लगेगा। लेकिन क्या रहेगा, उसका जो एवरेज रेवेन्यू है वो तो गिरेगा ही गिरेगा, उसका मार्जिनल रेवेन्यू उसके एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा 2 गुना कम होएगा, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका में एआर फॉल होएगा और ज़ीरो तक पहुंच सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, सॉरी एआर ज़ीरो भी नहीं हो सकता, है ना, इस कर्व के अनुसार, क्योंकि टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है ना। क्योंकि तुम 0 रुपए में नहीं चाहोगे कि मैं इतनी सारी यूनिट बेच दूं, राइट। लेकिन एमआर बेटा देखो निगेटिव तक ही पहुंच गया है, एमआर कर्व ज्यादा स्टीपर रहता है जब वो गिरते भी हैं और जब वो बढ़ते भी हैं, आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, एमआर जब एआर से नीचे हो जाएगा तो एआर भी गिरने लगेगा।